हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधोलिया एक बार फिर आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप जानते हैं कि यहां पर पिछले दो टॉपिक्स जो हमने यहां पर अभी लिए हैं, जिन चीज़ों पर डिस्कस किया है, वो टॉपिक था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th का ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे मार्क्स बच्चा अगर चाहे, स्टूडेंट चाहे तो वो गेन कर सकता है। साथ ही ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th वालों के एग्जाम में तो ये आना ही है, लेकिन हर कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें इंडियन हिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है। तो इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री में वाला जो पार्ट है, वहाँ उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी ये पीछे आप स्लाइड देख रहे हैं, पूर्ण स्वराज, यहाँ पर हम कैसे आए, इसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र क्लासेस के 2 लेक्चर्स जो अभी मैंने लिए हैं, विदित नारायण बुधोलिया मेरा नाम है, आपको जाके यूट्यूब चैनल पर देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस और अच्छी से अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिल सके। चलिए हम बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ते समय हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे बात की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण रहे कि उससे हमारे देश में यूनिटी आई, नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म का मतलब है सभी लोगों का एक साथ होकर संगठन बनाकर अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश की आज़ादी के बारे में सोचना, यूनिटी बना के रखना। इसी को चलते चलते हमने बीच में देखा कि हमने गांधी जी से परिचित हुए, गांधी जी ने कैसे कैसे मूवमेंट हमारे यहाँ लेके आए। फिर हमने देखे कि जो सत्याग्रह था उसके अलग अलग इम्पैक्ट क्या पड़े, सिटीज़ में क्या इम्पैक्ट था, गाँव में क्या इम्पैक्ट था, ट्राइबल एरियाज में क्या उसका इम्पैक्ट था। साथ ही असम के जो बागान वाला मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, तो इन सबको आप एक बार फिर से देख लें। और चलते चलते हमने देखा कि इसके जस्ट ऊपर वाली स्लाइड अगर देखें तो साइमन कमीशन वाला था, कि साइमन कमीशन हमारे देश में आया था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा लगाया। इस पॉइंट पर मैंने पिछली क्लास छोड़ी थी। आगे चलते हैं और आप अगली स्लाइड में देखेंगे पूर्ण स्वराज। अब मैं पूर्ण स्वराज के बारे में आपको बताऊं। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी तरीके से आज़ादी। अभी तक हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हम लोग अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे थे, लेकिन गांधी और वायसराय इरविन के मध्य बहुत से वार्तालाप के बाद सब लोग इस चीज़ पर पहुंचे कि अब हमको चाहिए भैया पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के लिए क्या हुआ, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू की जो प्रेसिडेंसी थी वो थी लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है। उस समय पाकिस्तान तो बना नहीं था, पूरा भारत एक था। तो जो प्रधानमंत्री पहले हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री तो आज़ादी के बाद बने, लेकिन वो लाहौर प्रेसिडेंसी उनकी थी, वहाँ से वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। 19 दिसंबर 1929 में 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के अधिवेशन मैंने आपको बताए हैं, और ये जो अधिवेशन है इनका, इसको अपन सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो लाहौर में हुआ था। और उसमें मांग रखी गई पूर्ण स्वराज की। 1 वर्ड का आंसर है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और 10th वालों को तो लिखना भी पड़ेगा कि द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वही बात लिखी हुई है। और इसके बाद क्या हुआ, ये पूर्ण स्वराज की मांग रखने के बाद, इसको डिक्लेयर करने के बाद, द कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। उन्होंने अपना एम बना लिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एट इंडिपेंडेंस डे। जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर 26 जनवरी का दिन चुना और उस दिन को क्या माना, अपना इंडिपेंडेंस डे माना। लेकिन अगली लाइन निराश करने वाली है। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू विन द पूर्ण स्वराज। सॉरी, ये लाइन निराश करने वाली नहीं है। मैं वो निराश करने वाली लाइन ये थी कि ये जो घटना घटी ना 26 जनवरी वाली, जिस दिन हम लोगों ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य मानकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और ये कहा कि हर साल इसी दिन मनाएंगे, और यही कारण था कि हम लोग रुके रहे। ठीक है, 26 जनवरी का दिन हम लोगों ने क्यों डिसाइड किया, हम लोगों ने अपना संविधान भी उस दिन लागू किया था आज़ादी के बाद, और 26 जनवरी का दिन लाहौर सेशन के बाद स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। लेकिन इस घटना को अटेंशन ही नहीं मिली, इसमें बहुत कम लोग एकत्रित हुए, लोगों को इसकी जानकारी भी ज़्यादा नहीं मिल पाई, मतलब ये एक बड़े क्षेत्र में बात नहीं फैली। तो क्या हुआ, अगला आप देखेंगे
आपके ही टॉपिक में है। अगर आप अपनी किताब को, जब हमारा लेक्चर ले रहे हैं तो आप अपनी किताब जरूर अपने सामने रखें, ताकि जब अपनी किताब अपने सामने रखेंगे और उसमें पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ मेरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे चीज़ों को कि ये मैं किस तरीके से टॉपिक बदल रहा हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगला आप देख रहे हैं साल्ट मार्च। भाई साल्ट मार्च क्या होता? साल्ट मतलब होता है नमक, मार्च माने होता है रैली करना या चलना, यहाँ से वहाँ जाना, परेड करना। अब साल्ट मार्च क्या हुआ? साल्ट मार्च हुआ क्यों? पहले तो साल्ट मार्च इसलिए हुआ, जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने उस समय के वायसराय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, उस समय के वायसराय जो थे इरविन, उनको इन्होंने एक लेटर लिखा। उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं और ईमेल भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आजकल हम देख रहे हैं। तो उस समय पत्र लिखे जाते थे। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा 31 जनवरी 1930 को उन्होंने पत्र लिखा। क्या लिखा? 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा गांधी जी ने इरविन को। उसमें उन्होंने 11 डिमांड रखी। उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी। हिंदी में इसको 11 सूत्रीय प्रस्ताव भी कहते हैं और बहुत इसके नाम अलग दिए थे, लेकिन आप ये याद रखें कि इरविन को इन्होंने 11 डिमांड बोली, 11 डिमांड्स उन्होंने रखी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो एक ही थी। वो डिमांड थी नमक को लेकर। उन्होंने कहा था कि जो नमक कानून है, जो साल्ट लॉ है, आप उसको ख़त्म कर दें। एक नमक कानून क्या होता है? भाई नमक कानून के बारे में मैं आपको धीमे धीमे अगली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि उसमें आने ही वाला है। तो नमक कानून खत्म कर दिया जाए, नहीं तो 11 मार्च से हम आह्वान करूंगा, मैं महात्मा गांधी, कि सभी लोग मिलकर इस देश में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाएं। ये भी आपका अगला टॉपिक है, मैं जैसे ही आएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा कि अगर पूरी नहीं हुई तो मैं साल्ट मार्च करूंगा और नमक कानून को तोड़ूंगा और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरुआत करूंगा। और 11 मार्च तक डिमांड पूरी नहीं हुई। इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके पास लेटर पहुंचा, उन्होंने लेटर अपना रख लिया। उन्होंने सोचा कि करते रहते हैं, बातें दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये बस इनकी बातें हैं। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी बहुत सीधे आदमी थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी। तो सत्याग्रह जैसा हथियार उनके पास था और उसका वो भरपूर उपयोग करते थे। गांधी जी ने कहा कि चलो भैया साल्ट मार्च कर रहे हैं हम स्टार्ट। अब साल्ट मार्च क्या थी? साल्ट मार्च जो थी वो गांधी जी ने 12 मार्च को स्टार्ट कर दी। 11 मार्च को उन्होंने कहा था 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई, हम इसका विरोध करेंगे। 12 मार्च को गांधी जी ने करी साल्ट यात्रा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं, साल्ट सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं। किसी भी नाम से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा आपके सिलेबस में, आपका लेकिन साल्ट मार्च के नाम से ही आएगा। अब इसमें क्या हुआ? इन्होंने साबरमती आश्रम जो गुजरात है, गुजरात के साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल एरिया जो वहां का है, कोस्टल एरिया जहां पर समुद्र है जहां पर, उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, वहां तक इन्होंने पैदल यात्रा की। और ये पैदल यात्रा ऐसे ही नहीं की कि उन्होंने बस पास में ही जाना था कहीं 2-4 किलोमीटर, 240 माइल्स की दूरी थी ये। 240 माइल्स बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में निकलेंगे। 1.6 किलोमीटर होते हैं 1 माइल में। तो आप सोचिए गांधी जी कितना ज़्यादा चले होंगे। वो गांधी जी चले तो गांधी जी अकेले नहीं चले, गांधी जी के साथ उनके 78 फॉलोअर्स और उनके साथ चले। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ बीच में रैली उनकी होती थी, जहाँ भी उनको लोग मिलते थे, जन समुदाय मिलता था, वहाँ वो अपना भाषण देते थे और लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आने के लिए बात करते थे और लोग उनसे जुड़ते थे। ये जो साल्ट मार्च है, चलिए आप थोड़ा स्लाइड से भी आपको पढ़ा देता हूँ। गांधी जी डिसाइडेड टू इनॉग्रेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। गांधी जी ने साल्ट लॉ ब्रेक किया। पहले तो साल्ट लॉ कैसे ब्रेक किया? साल्ट लॉ में क्या था कि नमक कानून था, ये गवर्नमेंट के अधिकार में था पूरी तरीके से। नमक कि नमक बनाएगी तो सरकार बनाएगी, आप नहीं बना सकते। नमक जैसी चीज जो घर घर बन सकता था वो मना कर दिया गया था कि ये गैर कानूनी है, आप इसको केवल गवर्नमेंट ही इसको बनाएगी। और गवर्नमेंट बनाती थी तो महंगे दामों पर बेचती थी। नमक जैसी चीज जो आज भी गवर्नमेंट हमको 1 रुपया का दे रही है, 1 रुपये का एक पैकेट दे रही है, वो उस समय काफ़ी महंगा हुआ करता था। और नमक खाना तो एक दिनचर्या का हिस्सा है। बिना नमक खाए तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक। जिस दिन हम फास्ट रख लेते हैं उस दिन में कितनी कमजोरी होती है। तो सोचिए जब पैसा ही नहीं होगा नमक खाने के लिए तो कमजोरी होगी, और कमजोरी होगी तो लोग मर जाएंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने साबरमती से लेके यात्रा की, दांडी तक, दांडी पहुंचे कोस्टल एरिया में, वहां पर पानी उबालकर नमक बनाया। पानी को उबाला, उससे नमक बनाया। और ये इस चीज का सूचक था, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था
कि हमने नमक कानून तोड़ दिया है और ये नमक कानून हम नहीं मानेंगे। और इसी से हुआ सिविल डिसोबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट यानी क्या होता है? अपन लिखते हैं उसमें लेटर्स में योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। आप लोग हो नहीं अपने प्रिंसिपल के, टीचर्स के, तब भी लिखना पड़ता है मजबूरी में कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, योर्स ओबीडियंटली। भले ही टीचर्स के लिए कुछ भी चल रहा है मन में कि पता नहीं छुट्टी देगा कि नहीं देगा, लेकिन लिखना पड़ता है कि आज्ञाकारी हूँ। और ये है डिसओबीडियंट। और सिविल डिसओबीडियंट, सविनय अवज्ञा हिंदी में बोलते हैं। सविनय यानी नम्रता से, रिस्पेक्ट के साथ हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, लड़ेंगे नहीं लेकिन आपकी बातें नहीं मानेंगे। और बातें क्या थी आपकी? जो आपके लॉ थे, हम आपके सारे जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, उन सबको अब मानेंगे नहीं। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट के कुछ कानून हैं, इनको आप तोड़ते हैं तो आपको सजा होती है। जैसे गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना एक कानून है कि ये लगाना है, ये जरूरी है, नहीं लगाते हैं तो इसको कानून का उल्लंघन माना जाता है और आप पे पेनल्टी लगाई जाती है। इसी प्रकार से नमक बनाना एक गैर कानूनी काम था जो कि गांधी जी ने किया, और उससे उन्होंने कहा कि हम नया एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंट। गांधी जी एंड 78 ऑफ हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड अ मार्च ऑन फोर्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। मैं आपको बता चुका हूं। On 6 अप्रैल 1930 they reached दांडी, और ये यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को। डेट याद रखना, सारे कंपटीशन वाले तो जरूर याद रखना, आएगा ही आता है पेपर में कि गांधी यात्रा कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च को। कब खत्म हुई? 6 अप्रैल को। कब खत्म हुई? 6 अप्रैल को। मतलब ये यात्रा 24 दिन चली। गांधी जी 24 दिन पैदल चले और उनके फॉलोअर्स भी पैदल चले। अब आप देखेंगे On 6 April 1930 they reached दांडी। गांधी जी prepared salt by using sea water, समुद्र के पानी को उबालकर उन्होंने नमक बनाया। broke the salt law, और नमक कानून को तोड़ा। and inaugurated the movement, और मूवमेंट की शुरुआत की। the government imposed heavy tax on salt, मैं बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स, नमक जैसी चीज पर हैवी टैक्स लगा रहे थे, मतलब हद कर दी थी अंग्रेजों ने। और जब भी अत्याचार हद से आगे बढ़ता है तो यही होता है जो अंग्रेजों के संग आगे हुआ। Moreover, the production of salt was monopoly of the government, मोनोपोली थी उनका, एकाधिकार था कि नमक हम बनाएंगे। So the price of salt was very high, नमक के प्राइस बढ़ गए थे। Therefore गांधी जी opposed the salt law, गांधी जी ने इसका विरोध किया। ये देखिए, ये थोड़ा सा पिक्सल आपको फटे हुए दिख रहे होंगे। गांधी जी ने का जो एक ये गांधी जी हैं, ये साल्ट मार्च में जाते हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं भारी मात्रा में लोग पहुंचे और उनके पीछे पीछे वो जाते थे तो लोग उनके पीछे चले जाते थे। ठीक है, अब आपको आगे मैं बताता हूं कि क्या हुआ। द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है क्या? लोगों ने पहले की तरह जो नॉन कॉर्पोरेशन चल रहा था उसको तो किया कि हम कॉर्पोरेशन भी नहीं करेंगे, मतलब फिर से वही लोगों के अंदर भावना आ गई, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनना, विदेशी संस्थानों में नहीं जाना, स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में नहीं जाना। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम आपकी बातें भी नहीं मानेंगे, मतलब अभी तक लॉ तो हम मान रहे थे, वो लॉ भी नहीं मानेंगे। इन लॉ को ना मानना ही कहलाता है सिविल डिसओबीडियंट। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि एक एक चीज़ आपके अंदर घुस जाए, सुनते सुनते आपके अंदर उतर जाए वो चीज़, ताकि आप अच्छा आंसर लिख सकें। देश में हजारों जगह नमक कानून तोड़ा गया, ऐसा नहीं गांधी जी ने तोड़ा। जितने लोग पहुंचे, जहां जहां गए, अपने अपने घरों में, जो कोस्टल एरियाज में रहते थे उन सब ने अपने घर पर नमक बनाना किया स्टार्ट, और इसी को कहा गया कि नमक कानून तोड़ दिया गया। जो सरकारी फैक्ट्रीज थी साल्ट की, उनके आगे लोग बैठ गए, अनशन करने लगे, उनका विरोध किया कि ये फैक्ट्रियां कर दो बंद, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और कई जगह पे इसके साथ साथ फॉरेस्ट लॉ भी तोड़ा गया। जो आदिवासी लोग थे उनको इतना नमक से कोई मतलब था नहीं, उनको तो भैया उनके फॉरेस्ट के जो लॉ थे वो परेशान कर रहे थे, लकड़ी नहीं काटने दे रहे, फल नहीं इकट्ठे करने दे रहे। आदिवासी लोग घुसे जंगलों में, उन्होंने लकड़ियाँ काटी और फल इकट्ठे किए, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया। द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, इसमें बताता हूँ मैं आपको। गांधी जी लीड अ मार्च ऑन फुट फ्रॉम द साबरमती टू दांडी, ही ब्रोक द साल्ट लॉ एट दांडी एंड द इनॉग्रेटेड द मूवमेंट। ये वही लाइन है। People broke salt law in many places. Foreign goods were boycotted. जो विदेशी माल था उनका बहिष्कार किया गया। Liquor shop were picked, मतलब शराब की दुकानें बंद कर दी गई। Government servant resigned their jobs. Forest law were broken. People refused to pay taxes. Leaders were arrested. Workers attacked the government office. अब क्या हुआ भाई, इसमें एक चीज ये हो गई कि ये सब जो चल रहा था, तो गवर्नमेंट तो ऐसी थी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी सीधी तो थी नहीं वो कि तुम कुछ भी करते रहो और हम देखते रहें, वो भी बड़ी तेज थी।
तो उसका भी पारा चढ़ गया। उसने कहा यार ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम पे ही नहीं आ रहे, काम ही नहीं चल रहा हमारा, बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, लोग फैक्ट्रियाँ नहीं चलने दे रहे हैं, कोई भी जंगलों में घुस के लकड़ी काट रहा है। और उसने कहा कि ठीक है, और अब ये लोगों ने अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी, इसके अपोजिशन में उन्होंने भी हमले किए, लोगों को अरेस्ट किया। और दिक्कत तब हुई जब उन्होंने महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भी गांधी ही कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं इनको, ये आप पढ़ेंगे जीएस में, तो उन दोनों को इन्होंने कर लिया अरेस्ट। और जब इन्होंने अरेस्ट किया तो अभी ब्रिटिशर्स गुस्सा हो रहे थे ये सब करने पे, बड़े दो नेताओं को पकड़ लिया तो लोग गुस्सा होने लगे। और लोग तो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने रेलवे स्टेशन, पुलिस चौकियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सब आपकी बुक्स में लिखा है, बुक को जरूर सामने रखें, उन्होंने सबका घेराबंदी की, कहीं तोड़ फोड़ की, कहीं जला दिया। गांधी जी अटैक्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 5 मार्च 1931 अंडर द गांधी इरविन पैक्ट। ही एग्रीड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको फिर से बताता हूँ। हुआ क्या था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जो परिस्थितियाँ बन गई थी कि ब्रिटिशर्स भी विरोध कर रहे थे, इंडियंस भी विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। और उन्होंने किया। लेकिन जब ये चल रहा था, इसी बीच वहाँ पे जो वाइसराय थे इरविन जी, लॉर्ड इरविन जिनको बोलते हैं अपन, कि ये बदकिस्मती कहें या कुछ भी कहें, कि और अपनी शिक्षा व्यवस्था की भी जो बात कहें, कि हम आज भी उनसे लॉर्ड ही कह रहे हैं जो लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं थे, जिनको हम लॉर्ड इरविन कहते हैं। हम उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं आज भी, जिन्होंने हमको गुलाम बनाए रखा और ऐसी नीतियाँ लेके आए जिनसे हम परेशान हुए। लेकिन ठीक है, ये हम लोग बहुत ही परोपकारी देश के रूप में जाने जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है कि हम किसी को भी लॉर्ड मान लेते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी जी थे और इरविन थे, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डेट जरूर आती है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931, 1931 में हुआ। क्या हुआ था इसमें? इरविन जी चाहते थे कि लंदन में हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंडियन हिस्ट्री में, अगर आप पढ़ेंगे। ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी थी? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ भाई? नाम इसलिए रख दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि एक राउंड टेबल रहती होगी, उसमें सब ब्रिटिशर्स भी बैठते होंगे, इंडियंस भी बैठते होंगे, और अपने अपने जो परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करते थे। लेकिन उसमें क्या था कि कांग्रेसियों ने कह दिया था कि हम तो नहीं जाएंगे इसमें, हम उनका कोई साथ नहीं देंगे, इस समय इतना परेशान किया जा रहा है और हम उनका कोई साथ नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे उसमें शामिल होने। कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट कर दिया, सॉरी। लेकिन गांधी जी को इरविन ने मना लिया इस बात पर। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि चले जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एक तो क्या होता है कि जो इन व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो उसकी जिम्मेदारी रहती है भाई, किसी गवर्नमेंट का जब कोई कार्यक्रम चल रहा होता है तो गवर्नमेंट टीचर्स की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस वाले कार्यक्रम में इतने बच्चे लेके जाने ही हैं और वहाँ पे इतने लोग तो पहुँचने ही चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि भीड़ नहीं आई है। तो ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला होगा इरविन से कि भैया किसी को तो भेजो इंडिया से, इतना बजट आया हुआ है, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, लंदन में सभा कर रहे हैं, कोई तो आए इंडिया से। तो गांधी जी को इन्होंने मना लिया और गांधी जी को इन्होंने इस बात पे मनाया, गांधी जी से बोले कि आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, हम आपकी एक बात मान लेते हैं कि हम जितने भी पॉलिटिकल कैदी हैं उनको छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात थी, गांधी जी चाहते भी थे। हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी वहाँ पर बंद थे जेल में, भगत सिंह जैसे लोग हमारे बंद थे जेल में। लेकिन ये गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपने बातों पे खरी नहीं उतरती थी, झूठ बोलती थी। गांधी जी वहाँ गए और वहाँ से लौटने के बाद उन्हें पता चला, पहली बात तो उनको ये समझ में आ गया था कि हम वहाँ जाके कोई मतलब नहीं निकला, और जो बात हुई थी पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ने की, उस पर सरकार ने धोखा दे दिया। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गांधी जी लंदन गए बट गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया। गांधी जी को भी गुस्सा आया और जब वो वापस आए तो उनको एक बात पता चली कि जब मैं यहाँ से गया था और जब मैं वहाँ से लौटा, इतने बीच में तो इन्होंने और ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसीज लेके आ गए। मतलब रिप्रेसिव का मतलब दमन, हिंदी में इसको बोलते हैं, दबाने वाली। उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ बीच में लेके आए, ऐसे ऐसे काम किए जो इंडिया के लिए अच्छे नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये की कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया
और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। जो कांग्रेस देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, देश की मांगें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा रही थी, लोगों की परेशानियों को से बता रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने, कि जो कांग्रेस है ये इलीगल है, इसकी कोई भी सभा नहीं होनी चाहिए, इसके सारे नेताओं को हम जेल में डाल देंगे। और गांधी जी ने क्या किया इस चक्कर में, उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बंद कर दिया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, उसको फिर से स्टार्ट किया 1932 में। लेकिन 1934 तक आते आते ये दिशा विहीन हो चुका था, इसका मोमेंटम खो चुका था। ये लाइन आपकी बुक में लिखी है। और मतलब ये चल तो रहा था लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं थी, लोग उसमें उस हिसाब से जुड़ नहीं पा रहे थे। मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1932 में 1932 में दोबारा स्टार्ट हुआ, लेकिन 1934 तक आते आते खत्म हो गया। यही बात इसमें, इट वॉज रीस्टार्ट व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द लंदन, इट वॉज फाइनली कॉल्ड ऑफ 1934। आइए अगली साइड देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो इसको लिख लें, नोट कर लें, ताकि ये आप अच्छा आंसर भी लिख सकें। पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पीपल ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। यही बात मैंने आपको बताई, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में लोगों ने लॉ ब्रेक किया। Muslim participated in large number in the non-cooperation movement. Muslim participation was less in the civil disobedience movement. अब क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन में तो मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। इसका एक कारण भी है, मैंने आपको बताया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के संग चल रहा था खिलाफत आंदोलन। ये हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए बनाया गया था और उसमें दोनों लोग साथ में लड़ रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिविल डिसोबीडियंट के टाइम पे मुसलमान असंतुष्ट थे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थे और कांग्रेस से खुश नहीं थे, तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। नो टैक्स कैंपेन वाज नॉट देयर इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन में हमारा जो टैक्स वाला मुद्दा था वो कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन डिसोबीडियंट मूवमेंट। डिसोबीडियंट मूवमेंट में टैक्स को कम करने की मांग की। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, याद रखना ये बात। सोशल ग्रुप विच पार्टिसिपेटेड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यहाँ से आपको एक अच्छा और कुछ समझने को मिलेगा कि क्या हुआ। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किसने किस नज़रिए से देखा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये इंडियन हिस्ट्री में इसके मायने भी रखते हैं कि क्या हमारा जो देश था वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट केवल एक ही पर्सपेक्टिव में लड़ रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए, या सबके अपने अपने कुछ स्वार्थ थे उसमें। जी हाँ, तो इसमें सबके अपने अपने कुछ ना कुछ स्वार्थ थे, जो पूर्ण स्वराज की लड़ाई अपने हित के लिए लड़ रहे थे और ये चाह रहे थे कि हमें ये मिल जाए, इसका मतलब हमारे लिए पूर्ण स्वराज है। तो क्या हुआ, पहला देखते हैं हम रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट माने जो बड़े जमींदार, बड़े किसान थे, उन्होंने इसको कैसे देखा। क्या हुआ, कंट्री साइड में आपको पहले ही बताया कि जो गांव थे हमारे, वहाँ के जो रिच फार्मर्स थे, जो बड़े किसान थे, जैसे गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट, ये बड़े किसान थे उस समय, इन्होंने इसमें एक्टिवली पार्ट किया। मतलब इन्होंने बहुत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। क्यों किया, क्योंकि ये जो चाहते थे, इनकी जो मांगें थी, ये जो कह रहे थे कि हम जो फसल उगाते हैं, और बीच में जो तीसा की मंदी आई थी 1926 से लेकर 30 तक, उसमें इनकी फसलें हो गई थी बर्बाद और इन्हें हुआ था बहुत ज़्यादा नुकसान, जिससे इनमें नाराज़गी थी। इनमें नाराज़गी क्यों थी, इनकी फसलें हो नहीं रही थी, गवर्नमेंट कही थी हमको टैक्स चाहिए, इन्होंने कहा कि बढ़िया है, टैक्स देना तो एक लॉ है और लॉ को हम तोड़ रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, हो गया सिविल डिसोबीडियंट। इनके लिए स्वराज का मतलब था हमें टैक्स से मुक्ति मिल जाए, इनके लिए स्वराज का मतलब यही था। 1931 में रेवेन्यू रेट जब कम नहीं हुई, कब, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब 1931 में जब बंद कर दिया कि गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे, 1931 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब बिना टैक्सेस कम किए बंद कर दिया गया, तो 1932 वाले सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दोबारा स्टार्ट होने पर किसी भी बड़े किसान ने साथ नहीं दिया। वो लोग नाराज थे, वो उनको लगा कि हमने 1 साल तक लड़ाई लड़ी, एक हमारा टैक्स कम नहीं हुआ और गांधी जी ने कर दिया था बंद, आंदोलन बंद कर दिया, मांग पूरी हुई नहीं है, फिर से स्टार्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसमें साथ नहीं देंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये देख लो आप, depressed and fall in price affected them badly, they demand reduction in land revenue, स्वराज means रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। इनके लिए स्वराज का मतलब था टैक्सेस में कमी करना फॉर देम। आते हैं पुअर,
पीसेंट्स मतलब गरीब किसान पर, जो कि हमारे देश में बहुत आयत में मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब किसान हमारे ही देश में। ये लोग क्या करते थे कि जो बड़े ज़मींदार हैं और जो बड़े किसान हैं, बड़े लैंडलॉर्ड हैं, इनके पास ज़मीन थी नहीं, गरीब किसान थे। वो किसान बड़े आदमी थे, पाटीदार जाट वगैरह, वो अपनी ज़मीनें होती थी अपना ही करते थे, लेकिन उनकी भी फसल बर्बाद हो गई थी। इनके पास तो अपनी ज़मीन ही नहीं थी, ये दूसरे किसानों से, बड़े किसानों से, लैंडलॉर्ड से ज़मीनें उधार लेकर उस पर खेती करके इनको रेंट देते थे। और जब फसल ही नहीं हो रही थी, पूरे इकोनॉमिकली देश में मंदी आ गई थी, पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, तो फसल होएगी नहीं और टैक्सेस देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, तो कहाँ से देंगे। तो इनके लिए ये एक ही मतलब था स्वराज का। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हमारी जो पुरानी उधारी है, जो रेंट है, वो जमींदार छोड़ दें, उसको मतलब जो हमें टैक्स देना है वो हम टैक्स ना भरें। इनके लिए स्वराज का मतलब इतना ही था। और कांग्रेस ने क्या किया, एक गलती कर दी यहाँ पर। कांग्रेस ने इनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम गरीब किसानों के साथ खड़े होकर इनकी मांगों के लिए के लिए ज़्यादा समय देंगे, तो जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं और बड़े किसान हैं, जो हमारे लिए फंडिंग करते हैं, हमारे आंदोलन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो हम उनसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। When depression affect them badly, they demand reduction in rent। जैसे ये क्या है, टैक्स में रिडक्शन चाह रहे थे, ये रेंट में चाह रहे थे। स्वराज मीन्स रिडक्शन ऑफ रेंट। इनके लिए टैक्स माफी था स्वराज, इनके लिए रेंट माफी था स्वराज। देश की आज़ादी तो अभी किसी के लिए स्वराज था ही नहीं। बिजनेस क्लास, अब बिजनेस क्लास होती है बड़ी क्लास। भाई बिजनेस क्लास जो बड़े लोग माने जाते हैं, एरोप्लेन में भी बिजनेस क्लास होती है, उसका किराया इतना महंगा होता है कि हम जैसे सामान्य लोग तो उसको टिकट ही नहीं खरीद सकते। तो बिजनेस का मतलब ये सुनने में लगता है कि हाँ बहुत बड़ी क्लास है, बिजनेस क्लास जिसको बोलते हैं। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं उनका विरोध करते थे। अब इनको बंद कराना चाहते थे। ये चाहते थे कि जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जो व्यापार पे लगी हुई हैं, उनको बंद कर दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि ये चाहते थे कि इम्पोर्ट नहीं हो। और सही भी चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में जो हमने फैक्ट्रियाँ खोली हैं, टाटा ने जो प्लांट लगाए हैं, उस समय जो टाटा जी थे उन्होंने प्लांट लगाए हैं, वो ये चाहते थे कि हम जो बना रहे हैं इंडियंस वो खरीदें। लेकिन ये लोग बाहर से माल लेके आते थे, ब्रिटिशर्स अपना माल बेचते थे, तो ये कहते थे इम्पोर्ट बंद कर दो। इनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि इम्पोर्ट बंद कर दो ताकि हम अपना माल बेच सकें। अब जो हम आपको बताएंगे इसमें लिखा हुआ, दे डिमांड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। दे वांटेड अ रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट द वुड बी डिस्करेज इम्पोर्ट। दे फॉर्म द, अब यहाँ से आप देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। सारे बिजनेसमैन ने मिलकर क्या बनाया, एक संघ बनाया, अपना एक संगठन बनाया। इसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। ठीक है, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। दे ऑल्सो फॉर्म द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसको आज हम फिक्की, आज नहीं उस समय भी जानते थे, फिक्की आपने वर्ड सुना होगा। फिक्की के चेयरमैन पूछे जाते हैं, फिक्की के एमडी पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये जो फिक्की था, इसको इन्होंने बनाया। फिक्की बनाया था 1927 में। फिक्की कब बना था? 1927 में। और ऊपर वाला जो आपका चैम्बर है कौन सा वाला, कॉमर्शियल कांग्रेस वाला, ये 1920 में बना था। ठीक है, और इसको देश के दो बड़े बिजनेसमैन लीड कर रहे थे, जिनमें एक थे जीडी बिरला जी और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास जी। ये देश के दोनों ही बड़े बिजनेसमैन थे। इन दोनों ने ही ये फिक्की और ये सब जो संस्थाएं बनी थी, इनकी लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। और ये लोग क्या कर रहे थे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारा पैसा इस मूवमेंट में खर्च कर रहे थे ताकि ये मूवमेंट सक्सेस हो सके और इनके जो इम्पोर्ट वाला जो मुद्दा है वो आगे आ सके। और इनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि बिजनेस पर से कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं। स्वराज का मतलब इनके लिए यही था। अगले थे इंडस्ट्रियल वर्कर। चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपका, तो आपके इसको एक एक पॉइंट समझने होंगे। चैप्टर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, आपके पास पर्याप्त समय है। एक साल से आप लोग स्कूल भी नहीं गए हैं, घर पर ही बैठे हैं, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले वाले भी 2 वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके पूरा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन होते हैं। भाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं
वो होते हैं गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले, जो लोग रेलवेज़ में काम कर रहे थे, जो लोग अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। तो इन्होंने इसको कैसे देखा, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस पर्सपेक्टिव से देखा, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, पहले तो बताऊँ कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे ना, उसमें इन लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ये अपने काम में लगे हुए थे, खुश थे। लेकिन अगर हम एक क्षेत्र की बात करें, नागपुर रीजन वो रीजन था जहाँ के वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें रैलियाँ की, उसका विरोध किया उसमें आके गवर्नमेंट का। और क्योंकि ये जो था अपने कम वेतन से परेशान थे, इनको इनकम बहुत कम थी, इनकी सैलरी बहुत कम थी, और इन्होंने गांधी जी संग मिलकर फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया। दे वर पुअरली पेड, कंडीशन ऑफ वर्क वर मिजरेबल। स्वराज मीन्ट बेटर वेजेस, उनको अच्छा से अच्छा वेतन मिले, एंड वर्किंग कंडीशन फॉर देम, अच्छी कार्य प्रणाली मिले, काम करने का अच्छा माहौल मिले। रेलवे वर्कर्स एंड डॉकयार्ड वर्कर्स, रेलवे के कर्मचारी और कोस्टल में काम करने वाले डॉकयार्ड्स कर्मचारी वर्कर्स कंडक्ट स्ट्राइक, इन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी। वर्कर्स इन माइंस वर गांधी कैप एंड टुक पार्ट इन रैली, और यहाँ के वर्कर्स ने गांधी टोपी पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और रैलियां की। इसी के साथ इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वुमेन्स ने इसको कैसे देखा कि पहली बार किसी आंदोलन में किसी मूवमेंट में महिलाओं ने बहुत अच्छी भागीदारी की। और जैसे कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो इस आंदोलन के सफल तो जितना हुआ उतना हुआ ये, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में महिलाओं ने पूरी भागीदारी की। वो घर से निकली, काफ़ी संख्या में घर से निकलकर रैलियां की, गांधी जी की सभाओं में गई, उनके भाषण सुने, रैलियों में भाग लिया, नमक कानून तोड़ा, और देश सेवा को अपनी ड्यूटी मानते हुए महिलाओं ने इस मूवमेंट में अपनी भागीदारी की। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल टू विन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये पूर्ण स्वराज और पूरी तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला आंदोलन था। नॉन कॉर्पोरेशन नहीं था, नॉन कॉर्पोरेशन में स्वराज की मांग नहीं रखी गई थी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में स्वराज की मांग रखी गई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह, गांधी जी के सारे मूवमेंट नॉन वायलेंट भी रहते हैं। गांधीयन आइडियाज वर वाइडली फॉलो, गांधी जी के आइडिया को बड़े पैमाने पर फॉलो किया गया। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर इन दिस मूवमेंट, इट वाज अ रियल मास ऑफ मूवमेंट, ये जन आंदोलन था। डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट, अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप, आप देख रहे हैं ना, कहाँ बिजनेस क्लास, किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, वर्कर, महिलाएं, कांग्रेस नेता, सबके सब इस मूवमेंट में लगे हुए थे। इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश सरकार को एक खुली चुनौती थी। द पीपल ओपनली डिसओबे लॉ, और पीपल्स ने, लोगों ने खुलकर गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध किया। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन पे। हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जहां पर आके चीज़ें थोड़ी सी फिल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिमिटेशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकावट आती हैं। अगर आपकी पढ़ाई में भी कोई अगर लिमिटेशंस हैं तो आपको सफल होने में दिक्कत तो आएगी ही, इसलिए लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इतना हो पाया, आज इसके लिए इतना समय नहीं था, आज मुझे ये करना था। ये अगर इन सब में उलझ जाएंगे तो पेपर निकलेगा नहीं और फिर परेशानी आप ही को होगी। तो लिमिटेशंस सीडीएम की क्या थी? सीडीएम जब मैं बोलूँगा उसका मतलब है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, काफ़ी बड़ा नाम है और मैं काफ़ी देर से बोल भी रहा हूँ, तो मैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को अब सीडीएम कहूँगा। तो लिमिटेशंस क्या थे सीडीएम के? काफ़ी समय से क्या हुआ भैया, कांग्रेस की जो कांग्रेस था, चलिए इसे मैं बताता हूँ आपको। दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट गिव द इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड। अब भाई इसमें इन्होंने बोला है, किताब में लिखा हुआ है कि ये एक लिमिटेशन था, और ये लिमिटेशन क्या था? ये लिमिटेशन ये था कि उन जो दलित लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, जिनको समाज से बड़ी एक परेशानी से जूझ रहे थे, जिसको हम छुआछूत या अनटचेबिलिटी कहते हैं, जिसको उन्मूलन के लिए, जिसको बंद करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे संविधान में आर्टिकल भी है, तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं। उस समय काफ़ी परेशानी चल रही थी, लोग छुआछूत को काफ़ी मानते थे। और हुआ क्या, काफ़ी समय से कांग्रेस जो थी
वो डिप्रेस क्लास को इग्नोर कर रही थी। उनको ऐसा लगता था कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, कांग्रेस हम पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और कांग्रेस इसलिए इग्नोर कर रही थी कि कांग्रेस को ये लगता था कि हाई क्लासेस जो हिंदूज़ हैं, अगर हम दलित को इसमें शामिल कर लेंगे तो जो हिंदू हैं वो हमसे, जो हाई क्लासेस हिंदू जिनको माने जाते हैं, जिनको हम सनातनी कहते हैं, वो हमें छोड़ देंगे और वो हमारा विरोध करेंगे, वो हमें सहयोग ही नहीं करेंगे। इस कारण से दलितों ने इसमें पार्ट नहीं लिया। और जब देश की इतना बड़ा पार्ट, शरीर का इतना बड़ा अंग जब हमारा साथ नहीं देगा तो हमें उस शरीर को चलाने में परेशानी तो आएगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है, मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। मुस्लिम्स भी विरोध कर रहे थे। मुसलमान जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी कांग्रेस से असंतुष्ट थी। दे थॉट दैट द कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। भाई सीधी सी बात है, दो पक्ष हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। काफ़ी प्रकार के राइट्स दोनों के बीच में होते रहते थे, एक दूसरे से में एक मनमुटाव बहुत था, एक दूसरे से अलगाव बहुत था। इस कारण से, और उनको मुसलमानों को ये लगता था, मुस्लिम्स को ये लग रहा था या सच भी था कि कांग्रेस जो है वो इस समय हिंदूवादी हो रही। क्यों? क्योंकि हिंदू महासभा कांग्रेस के संग एसोसिएट कर रही थी। इस कारण से मुस्लिम्स ने भी इसमें पार्ट नहीं लिया। समझ में आ रही है आपको बात? कम्युनल राइट्स ऑकर्ड इन मैनी प्लेसेस। कई जगह पर कम्युनल राइट हुए, दंगे हुए एक दूसरे के बीच। डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड। और हिंदू मुस्लिम के इन दंगों के साथ ही हमारे देश में डिसयूनिटी की शुरुआत हुई। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए और काफ़ी हद तक दोनों में दंगे हुए, एक दूसरे को इन दोनों ने मारा। और ये देश की यूनिटी के लिए एक बड़ा सवाल था। और जब तक देश एकत्रित नहीं होगा, जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। मुस्लिम लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल असेंबलीज जो थी उसमें रिजर्व सीट की मांग की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली है उसमें हमको रिजर्व सीट्स चाहिए। और उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई। मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े नेता थे, उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया, तो किसी भी अधिकतर मुसलमानों तो नहीं लिया था। ठीक है, 1932 में जो CDM में जो था वो रिच फार्मर्स ने पार्ट नहीं लिया। मैं आपको बता चुका हूँ। दो लिमिटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि रिच फार्मर्स ने क्यों नहीं लिया दूसरे वाले 1932 वाले CDM में। इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी जो पहले CDM में मांग पूरी नहीं हुई थी, टैक्सेस कम करने वाली, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। दूसरा, इंडस्ट्रियल वर्किंग जो क्लास थी उसमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया था। ठीक है, आइए तो आगे चलते हैं। एफर्ट मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया? गांधी जी was against untouchability. He said the Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not abolished. गांधी जी का मानना था कि अगर छुआछूत जैसी कुप्रथा, बीमारी इस देश में रही तो इस देश को अभी भी 100 साल तक आज़ादी नहीं मिल सकती है। He said the स्वराज तो आज़ादी मिल भी जाएगी तो स्वराज नहीं आ पाएगा। स्वराज का मतलब है सब एक साथ होकर राज करें। तो अनटचेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, गांधी जी का मानना था, जब तक स्वराज नहीं मिल सकता। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन ऑफ सन्स ऑफ गॉड। उन्होंने हरिजन वर्ड, आज जो हम हरिजन एक्ट देखते हैं जो दलितों के उत्थान के लिए भारत सरकार लेके आई है, जिसमें हरिजन वर्ड लगा हुआ है, वो हरिजन गांधी जी ने बोला था दलित को। उन्होंने कहा था कि ये सन्स ऑफ गॉड हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड एंड स्कूल्स फॉर दलित। दलितों के लिए सारे मंदिरों में प्रवेश के लिए, उनके लिए जितने भी कुएं हैं, टैंक्स हैं, रोड्स हैं, उन पर वो स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं, पानी भर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज एंड हिज आश्रम, देयर वाज नो कास्ट फीलिंग। किसी भी प्रकार की कास्ट फीलिंग लोगों के अंदर ना आए। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदू टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने हिंदू जो थे, अपर क्लास हिंदू थे, उनको समझाया कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, तभी इस देश को आज़ादी मिल सकती है। आज ये चैप्टर्स मैं लगभग ख़त्म कर दूंगा, थोड़ा सा ही पार्ट इसका बचा हुआ है क्योंकि इसके 2 पार्ट बन चुके हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा समय और मेरे संग यहाँ बिताना होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ते हुए मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोर होंगे। और
मुझे देखते हुए शायद आप बोर हो जाएं, तो आप इसको मुझे ना देखते हुए भी एक तरफ रख के मेरी आवाज़ को सुनते रहें, तो आप जरूर इसको, लेकिन पढ़ जरूर लें इसको पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए भी। अपने देश के बारे में तो जान लो भाई, अपने देश को देश बनने में कितने लोगों ने योगदान दिया, आज हम जिस देश में घूम रहे हैं, आज़ाद देश में घूम रहे हैं, किस कारण से, किन लोगों की वजह से घूम रहे हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस चैप्टर को पढ़ना। तो मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए। गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर, दोनों नामों से आप परिचित होंगे। दोनों ही इस देश के बड़े नेता आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित। यहाँ से बात हुई एक नई चीज की। अब हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं पूना पैक्ट, है ना। कॉम्पिटिशन्स वालों, आप लोगों को पता होगा पूना पैक्ट के बारे में, काफ़ी दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे, पढ़ा भी होगा आपने कि ये क्या है पूना पैक्ट, बहुत सुना है हमने पूना समझौता के बारे में। जो पूना में रहते हैं उनको ही पता ही होगा, पूना में रहने वालों को। तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में, दो लोगों के बीच, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। हुआ क्या था, गांधी जी दलितों के उत्थान के लिए काम कर ही रहे थे, और अंबेडकर जी तो दलितों के भगवान हैं, और उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है, उन्हीं के उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उनको आज जितने अधिकार मिले हैं वो अंबेडकर जी की ही देन है। अंबेडकर जी ने उनके उत्थान के लिए काफ़ी समय अपना दिया हुआ है। उस समय उन्होंने क्या किया था, उस समय उन्होंने कहा कि हमको दलित के लिए चाहिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, और उन्होंने मांग की, लेकिन गांधी जी इस पर सहमत नहीं हुए। गांधी जी को लगा कि ये मांग हमारे देश की अखंडता है, जो यूनिटी है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और हम लोग जो इतने आज थोड़ा बहुत जो जुड़ाव बचा हुआ है, मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ आपस में अनटचेबिलिटी को बंद करने के लिए, दलितों से जुड़ने के लिए, दोनों एक साथ रहें, अच्छी फीलिंग्स दोनों के बीच में आ सकें, ये उनमें एक गलत बीज बो देगी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो मान गए। ब्रिटिशर्स ने हर वो चीज़ मानी है जिससे भी हमारे देश की अखंडता टूट सके। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं को अलग करने के लिए बहुत सारी जो नीतियाँ थी वो मान ली। उन्होंने अंबेडकर जी की ये बात तुरंत मान ली। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें बढ़िया है, आप लोग अलग हो जाओगे, हम तो चाहते ही हैं, आप जितना अलग रहोगे हमें उतनी ही आसानी होगी आपको तोड़ने में, आपको लूटने में। लेकिन गांधी जी को इसके दुष्परिणाम मालूम थे। गांधी जी ने अंबेडकर की इस मांग के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने तब तक भूखे रहने का प्रण किया जब तक मैं मर नहीं जाऊं, अगर अंबेडकर जी ये बात कहते हैं। अंत में अंबेडकर जी को उनको बोला कि आप खाना खा लीजिए, गांधी जी आपकी बहुत ज़रूरत है देश को, और हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करके और कुछ समझौता कर लेते हैं। और वही हुआ, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1932 में हुआ था। इस पैक्ट में हुआ क्या था कि जो डिप्रेस क्लास थी, जो दलित थे, उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल, केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिल्स में रिजर्व जो सीट्स थी वो मिलेंगी, लेकिन उनकी जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरेट्स पे होगी। इलेक्टोरेट सबका एक ही होगा, जो वोटिंग होगी वो जनरल होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट होगी, उनको एक अलग क्षेत्र बना के दिया जाएगा, वो वहीं रहेंगे, वहाँ पर वही लोगों का राज चलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसे तो हम हर राज्य में अलग अलग जातियों को बांटकर ऐसे रहने लगते, और आज जो देश भारत की यूनिटी है वो ख़त्म ही हो जाती। तो गांधी जी ने उनकी ये बात मानी। गांधी जी ने उनसे बोला कि हम आपको रिजर्व सीट दे रहे हैं, केंद्रीय राजनीति में भी, प्रांतीय राजनीति में भी, लेकिन उनका जो इलेक्टोरेट सिस्टम होगा, वोटिंग होगी, वो जनरल आधार पर होगी। गांधी जी ने उनको दलित कहा। ये चैप्टर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, एकदम खत्म होने वाला है। Cultural factors and identities which created a sense of collective belongingness among the people of India। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। हमारे देश के अंदर जो सेंस आया कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का, वही तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, क्या कारण थे कि हम लोग एक साथ हो पाए। ये पहली बार ऐसा कुछ था कि अमीर अपने घर में रहते थे, गरीब अपने घर में रहता था, कोई किसानी कर रहा था, कोई इंडस्ट्री चला रहा था, कोई रेल में काम कर रहा था, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी कि सब ब्रिटिशर्स से परेशान थे। और जब सबकी परेशानी एक हो जाती है, सब एक हो जाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। अब कुछ ऐसी चीज़ें हमारे देश में आई जिनको देखकर हमारे अंदर
अपने देश के प्रति देशभक्ति जगी। आज भी जब हम अपने फ्लैग को देखते हैं तो हमें गर्व होता है, हम उसको सल्यूट करते हैं, हमें अपने देश की फिक्र होने लगती है। हम जब अपने मैप को देखते हैं, जब हम अपनी भारत माता को देखते हैं तो हमारे अंदर एक पैट्रियोटिक वो आती है, भावना आती है, फीलिंग आती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे। इन्होंने भारत माता की इमेज बना दी, एक चित्र दिया, एक रूप जब होता है। हम जब पूजा करते हैं किसी ईश्वर की, वैसे हम ब्रह्म को निराकार मानते हैं, लेकिन हमें उसको पूजना के लिए, उनकी पूजा करने के लिए एक मूर्ति की जरूरत पड़ी और उससे हम ज़्यादा अपने आप को उनके डिवोटी कर पाए। ऐसे ही भारत माता का चित्र बना और लोगों के अंदर और ज़्यादा भावना आई। अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हर इमेज, और वो इमेज किसने पेंट की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता लुक लाइक अ सन्यासिनी, सी इज काम, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल डिवोशन टुवर्ड हर बिकम अ प्रूफ टू नेशनलिज्म। इस चित्र ने हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा ऊपर उठाया और हमारे अंदर देश के लिए लड़ने के एक जुनून पैदा हुआ। तो ठीक है, मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ जो मुझको गूगल से साभार प्राप्त हुई है। इमेज ऑफ भारत माता एंड अवनींद्रनाथ टैगोर। ये है अवनींद्रनाथ टैगोर जी, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, और ये है भारत माता। इन्होंने ही इनकी पेंटिंग बनाई थी। वंदे मातरम, इट वॉज अ प्रेयर टू भारत माता रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक प्रेयर लिखी। जब हमारे पास प्रार्थनाएं करने को होती हैं तो हम ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब वो प्रार्थना, जब वो जब प्रार्थना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी, उसके बाद हमें नेशनलिज्म की भावना आई। वंदे मातरम बिकम द वॉर क्राई ऑफ द इंडियंस। इट वॉज लेटर इंक्लूड इन नोवेल आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक नोवेल है आनंद मठ, जिसमें सन्यासियों के बारे में भी बहुत कुछ, सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये कविता, ये प्रेयर शामिल की गई। ये आप देख सकते हैं, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन पर डाक टिकट भी जारी किया था और उस पर वंदे मातरम पूरी लिखी हुई भी है। नेशनल फ्लैग। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राइकलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डेवलप्ड। अब क्या हुआ? फ्लैग की कल्पना की गई कि हमें देश की आज़ादी के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हाथ में एक झंडा लेना चाहिए जो हमारे देश को बता सके कि ये इंडिया का झंडा है, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म और अच्छी तरीके से आ सके, उनके अंदर वो फीलिंग अंदर से आ सके। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट द ट्राइकलर, एक ट्राइकलर का फ्लैग बनाया गया। आज भी हमारा फ्लैग ट्राइकलर का है, लेकिन जो उस समय बना था वो अलग था। was developed. It had 8 lotus representing the 8 province. उस समय हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया के अंडर 8 प्रोविंस थे, जो 8 तरीके के नीचे हमने लोटस बनाए हुए थे उसमें। It also had crescent moon which represent Hindus and Muslims. तो क्या हुआ? कमल का फूल भी बनाया हुआ था हमने उसमें, और उसमें हमने क्रिसेंट चांद भी बनाया हुआ था, साथ में उसमें आई थिंक सूरज भी था एक, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इन 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। एक फ्लैग गांधी जी लेके, याद रखना, वन वर्ड का आंसर है। गांधी जी के द्वारा बना हुआ फ्लैग कौन सा था? आपसे बोलेंगे ट्राई कलर फ्लैग, स्वराज फ्लैग, तो उसका आंसर है स्वराज फ्लैग। इट वॉज ऑल्सो अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इट हैड अ स्पिनिंग व्हील विच रिप्रेजेंट द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ। एक उसमें व्हील बना हुआ था जो गांधी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ नेशन। इट क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ वननेस। हमारे अंदर वननेस आई, एकता का भाव आया उस झंडे के कारण। द पीपल कैरिड फ्लैग इन प्रोटेस्ट, मार्च एंड रैलीज। सभी लोगों ने रैलीज और मार्च में जितने भी आंदोलन होते थे उस झंडे को उठाया, उस झंडे को आगे रखकर अपनी रैलियां लड़ी। देख लीजिए आप, नेशनल फ्लैग जो थे हमारे उस समय, ये बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, ये स्वदेशी फ्लैग था, ये स्वराज फ्लैग था। ठीक है, ये दो झंडे नेशनल मूवमेंट के टाइम पर बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। इनको आगे रखकर हम लोगों ने रैलियां की हैं। और ये है आपका लास्ट स्लाइड है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अब क्या हुआ? ये सब चीजें क्या चल रही हैं? कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए एक झंडा बनाया गया, भारत माता बनाई गई, वंदे मातरम लिखा गया, क्या कि लोगों के अंदर एकता की भाव आ सके, यूनिटी आ सके। और उसका एक कारण ये भी था, हमने अपने पास्ट को लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भैया भारत का इतिहास जान लो। आज आपको कितना अच्छा लग रहा होगा अपना पास्ट जानकर, आप कितने इंटरेस्ट से उसको जान रहे हो कि हम इंडिया में रहते हैं, कैसे बना हमारा इंडिया। तो उस समय के लोगों के अंदर भी ये भावना जगाने के लिए
उसके पहले का उनका इतिहास तो अभी हम ही पढ़ रहे हैं, उनको उनका इतिहास और बताया गया, वो हमारा भी इतिहास है, उसको हम और पिछली क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको अपना इतिहास बताया गया। द ब्रिटिश कंसिडर इंडियंस बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स इंडियंस को कहते थे कि तुम लोग प्रिमिटिव हो, तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम लोग गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम लोगों को हमने यहाँ पर आके तुम्हारे देश का उद्धार कर दिया। लेकिन ये बात सच नहीं थी, हम एक अच्छी सभ्यता से बिलोंग कर रहे थे। दे said that the Indians were not capable to ruling themselves। वो उनसे कहते थे कि तुम लोग सरकार चलाने के लायक ही नहीं हो, तुम लोग आज़ादी मांग रहे हो, तुम्हें आता ही नहीं है देश चलाना। लेकिन ऐसी बात थी नहीं, हम लोग पहले से राजा महाराजा हमारे देश में रहते थे, वो भी उनके यहाँ भी लोकतंत्र थे, उनके यहाँ भी राज्य थे, वो भी अपना व्यापार चलाते थे, वो भी अपने प्रशासन चलाते थे। इन द 19th century सम एजुकेटेड इंडियंस, 19वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में कुछ पढ़े लिखे इंडियंस स्टार्टेड द एफर्ट टू रीडिस्कवर द इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। हमने भारत की पुरानी उपलब्धियों को खोजना शुरू किया। दे rediscovered the achievement made by the Indians in the architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, craft। हम लोगों ने क्या किया, आर्किटेक्चर में जो पुराने हमारे मंदिर थे, जो महल थे, उनकी डिस्कवरी से स्टार्ट की, लोगों को बताया कि देखो हमारे हाथों में कितनी कारीगरी थी, हमने इतने बड़े बड़े मंदिर और महल खड़े किए हैं। साइंस में हमने क्या क्या काम किया है, हमारे कितने ऋषियों ने कितने साइंस के और फिजिक्स के पहले कितने सारे लॉ दिए हैं। मैथमेटिक्स में हमने बताया कि आर्यभट्ट ने हमारे जीरो दिया है। रिलीजन हमने बताया, कल्चर हमने बताया कि हम कितनी प्रकार की सभ्यताओं से, सिंधु घाटी सभ्यता से होकर आए हैं। हम लोगों ने वेद लिखे हैं, हम लोगों ने ऋचाएँ लिखी हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में। और ये ब्रिटिशर्स हमसे कह रहे हैं कि हम गधे हैं, हम गवार हैं, हमें कुछ आता नहीं है। इनकी आधी से ज़्यादा साइंस और केमिस्ट्री फिजिक्स जो कहते हैं कि हमारी दी हुई है, उनके लॉ इन्होंने हमारे ही वेदों से चुराए हुए हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और कणाद के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे, 12 मेहर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना महान था। इंडिया आज भी महान है। नॉलेज अबाउट द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस क्रिएटेड नेशनल प्राइड। और जब ये सब लोगों को बताया गया, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा अभी सुन के, अंदर से प्राउड, अरे वाह हमने जीरो खोजा हमारे देश में। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने तो ये 10th पास कर लो, बड़ी बात है, इसको अच्छे से पढ़ के। तो ये लोग जो थे हमारे देश में, वो बहुत ब्रिलियंट लोग थे, और इनके कारण हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना आई और देश को हम आगे बढ़ा सकें। रिव्यू ऑफ फॉकलोर, ये एक तरीके से क्षेत्रीय गीत होते हैं, हमारे क्षेत्रीय जो क्षेत्र में गीत गाने जाने वाले होते हैं, हमारे जो लोकगीत होते हैं, उनसे होता है। नेशनलिस्ट टूर्ड द विलेजेस टू कलेक्ट द फोक सॉन्ग। जो नेशनलिस्ट थे वो गांव में गए, गांव-गांव जाकर उन्होंने वहां के लोकगीतों को इकट्ठा किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कलेक्टेड द नंबर ऑफ फोक सॉन्ग एंड एजेंट्स। रविन्द्रनाथ टैगोर में इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश अ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक सॉन्ग। एक वॉल्यूम कलेक्ट करके उन्होंने एक फोक सॉन्ग कलेक्ट करके एक वॉल्यूम निकाला, लोगों को उन तक पहुंचाया, लोगों को साहित्य उन तक पहुंचाया, उन तक गीत पहुंचाया, और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ सकी। दे क्रिएटेड अ नेशनल प्राइड अमंग द पीपल। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर के अंत में आप आखिरी पेज जब देखेंगे तो उस पर लिखा है कंक्लूजन। मेरा मानना है कि कंक्लूजन पढ़कर आपको खुद कंक्लूजन निकालना चाहिए, इसको पढ़ने से कि आपको फ़ायदा क्या मिला, क्या हुआ इन सबको करने से। नेशनलिज्म की भावना एकदम से नहीं आई थी, धीमे धीमे आई थी, जिसका आज परिणाम है कि हम आज़ाद देश में खड़े हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस चैप्टर को पढ़ें। इस चैप्टर को आप अच्छे से एक बार समझ लें, एक बार अपनी किताब उठाकर पूरा रीड कर लें, साथ ही मेरे लेक्चर्स को अटेंड करें। तो अंत में इतना ही करूँगा कि लिखा हुआ है भारत माता की जय। आप सभी लोगों को ये बोलना चाहिए कि भारत माता की जय। और ये चैप्टर फिनिश हो गया है और आगे में आप देख सकते हैं, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये जो अभी आपको फ्री मिल रही हैं यूट्यूब पे क्लासेस, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको मिल सके। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत मिलके आपके नंबर्स ला सके, इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं विदित नारायण भदौलिया, ब्रह्मास्त्र क्लासेस। नमस्कार।